फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के दौरान सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको टीकाकरण की बात रखती हैं। वहीं ठीक दूसरे ही दिन इसी बीमारी से अभिनेत्री पूनम पांडे की मौत की खबर सामने आती है। लो अब ये पता चला है कि ये एक अभियान था उनका, जो अभियान के तहत वो उन्होंने ये भी जो भी किया था वो अभियान के तहत किया था। लेकिन अब लोग इसको पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। कहानी कुछ भी हो, लेकिन एक इतनी बड़ी जो बीमारी है, गंभीर मुद्दा है, इसको लेकर किसी को पता नहीं है। ये पता तब चलता है जब पूनम पांडे की जो मौत की जो खबर है वो आती है। आपको बता दूं कि भारत में हर साल 77,000 जो महिलाएं हैं इस बीमारी के चलते अपनी जान गंवा रही हैं, और लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं है। खासकर जो महिलाएं हैं उनको इसके बारे में पता नहीं है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे और हम जानेंगे कि ये बीमारी क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में तैनात महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीरा पाठक। मैम, सबसे पहले आप बताइए कि ये बीमारी क्या है जिसको लेकर अभी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के बारे में लोग बात कर रहे हैं। ये बड़ा एक्चुअली इंटरेस्टिंग है कि पिछला मंथ ही सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ था, जनवरी का, और उसी के अंदर इतनी पब्लिसिटी और इतनी बात हुई है। बट एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन है कि इसके बारे में बात और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। वो इतना कॉमन है कि जहां वर्ल्ड के अंदर 100 महिलाओं में से एक को रिस्क है सर्वाइकल कैंसर होने का, वहीं इंडिया में 53 औरतों में से 1 in 53 औरतों को चांस है सर्वाइकल कैंसर होने का। इसके अलावा अगर देखा जाए, आंकड़े बहुत अलार्मिंग हैं। 200 महिलाओं की डेथ पर डे हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अगर 200 महिलाओं की पर डे हो रही है, उस हिसाब से चलें तो 8 महिलाओं की हर घंटे डेथ हो रही है और 1 महिला की डेथ हर 7 मिनट हो रही है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। इसलिए सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी भी है। जैसे कि अभी इस जो भी पूनम पांडे वाला जो केस हुआ या फिर जो भी हुआ, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर मतलब चर्चा कर रहे हैं। तो आपके पास कितनी लोगों का मतलब कॉल आया या मैसेज आया? सर्वाइकल कैंसर होता है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली एक बहुत ही प्रिवेंटेबल कैंसर है। ये पहला ही ऐसा कैंसर है जिसके अगेंस्ट एक वैक्सीन है, जिसका 100% क्योर रेट है। अगर प्रॉपर टाइम पे स्क्रीन करके प्रॉपर टाइम पे पता चल जाए कि सर्वाइकल कैंसर डेवलप होने वाला है। इसके बारे में मेरे पास बहुत बहुत क्वेरीज आई हैं। स्पेशली जो क्वेरीज आई हैं वो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से रिलेटेड आई हैं मेरे पास। अच्छा, किनको ये मतलब जो भी कैंसर है होता है, और ये बाकी कैंसर से डिफरेंट कैसे है? सर्वाइकल कैंसर डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसका ना कॉजेटिव एजेंट 90% से ज़्यादा केसेस के अंदर एक इन्फेक्टिव कंपोनेंट है, जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरल इन्फेक्शन की तरह से होता है। सेक्सुअली एक्टिव लोगों में मोर देन 80% सेक्सुअली एक्टिव लोगों को या तो ये इन्फेक्शन हो चुका होता है या एट प्रेजेंट होगा। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन इस तरह का इन्फेक्शन है जो ब्लड स्ट्रीम से स्प्रेड नहीं करता, बट म्यूकोजा में रहता है। तो जेनाइटल एरिया के म्यूकोजा में रहता है, माउथ की म्यूकोजा के अंदर रहता है, वहीं से स्प्रेड करता है। अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में बात की जाए तो ये इन्फेक्शन अराउंड 200 स्ट्रेन्स की वजह से हो सकता है, जिसमें से 30 स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, जिनमें से 16 और 18 बहुत कॉमन है। और अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द और लेडीज़ हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, उसमें ये अपने आप ठीक भी हो जाता है, क्लियर अप हो जाता है 2 साल के अंदर। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाई रिस्क ग्रुप्स में आते हैं। ऐसे लोगों में क्लियर अप नहीं हो पाता है इन्फेक्शन परसिस्टेंट हो जाता है, और जब परसिस्टेंट इन्फेक्शन होता है उसी की वजह से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे लोग बोल रहे हैं कि ये महिलाओं को ये कैंसर होता है, तो क्या ये जैसे कि सेक्सुअली जो भी इंटीमेट होंगे उन लोगों को ये कैंसर होगा, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आदमियों को भी ये कैंसर हो सके? डेफिनेटली ये कैंसर, क्योंकि ये म्यूकोजा में रहता है, ये माउथ की म्यूकोजा में होता है, थ्रोट की म्यूकोजा में होता है, एनस, रेक्टम और वजाइना, इन म्यूकोजास के अंदर ये स्प्रेड करता है, ये पनपता है, वहीं स्प्रेड करता है। तो इन्हीं एरियाज का कैंसर हो सकता है। तो अगर मेन में देखा जाए तो मेन में पिनाइल कैंसर हो सकता है, विमेन में देखा जाए तो विमेन में वजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये तीनों हो सकता है। और अगर दोनों में देखा जाए तो ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर, रेक्टल कैंसर और एनल कैंसर, इस टाइप के सारे टाइप्स ऑफ कैंसर बिकॉज ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन हो सकते हैं।
जैसा कि आपको पता होगा कि निर्मला सीतारमण ने भी इसके बारे में बात करी है। तो सरकार इसको लेकर कितना ज़्यादा अभी जागरूक है और करना चाह रही है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर इसलिए बहुत अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो इसके आंकड़े तो अलार्मिंग हैं ही कि बहुत कॉमन कैंसर है। इसके अलावा ना इस कैंसर के बारे में 2-3 ख़ासियतें हैं। पहली ख़ासियत ये है कि बहुत ईज़िली प्रिवेंटेबल है। अगर वैक्सीन लग जाए तो 80 टू 85% कवरेज मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है सर्वाइकल कैंसर से। दूसरी चीज़ ये है कि इस कैंसर में एक बड़ा लंबा लेटेंट पीरियड होता है। अगर सही टाइम पे स्क्रीनिंग की जाए, पता चल जाए कि इन्फेक्शन है या अभी कैंसर डेवलप होना शुरू हुआ है, तो हमारे पास 10 से 15 साल होते हैं जिस टाइम के अंदर हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसे ट्रीट कर सकते हैं, इसे फर्दर डेवलप करने से रोक सकते हैं। इस रीज़न की वजह से सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ये है कि सरकार का पहल बहुत फ़ायदेमंद रहेगा लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि ये अवेयरनेस डेवलप करने में हेल्प करेगा। दूसरा ये है कि जब ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट हो जाएगा, सारे इसके डोजेस फ्री हो जाएंगे। मैं इस समय बताना चाहूँगी ज्योति कि नॉर्मली जो अभी मार्केट के अंदर वैक्सीन अवेलेबल हैं, अगर वो फॉरेन वैक्सीन्स हैं तो उनका रेट जो है पर डोज 3500 से 9000 रुपीज़ तक वेरी करता है पर डोज, और 3 डोज लगती हैं। इस हिसाब से मिनिमम किसी भी पर्सन का खर्चा 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा का होगा इस इम्यूनाइजेशन को कवर करने के लिए। और अगर हम इंडियन डोजेज की बात करते हैं तो इंडियन वैक्सीन का रेट है 2000 रुपीज़ पर डोज, और नॉर्मली लोगों को 2 से 3 डोज लगती है। 9 से 14 साल की उम्र तक लगते हैं 2 डोजेस, एंड 14-15 ईयर्स की एज से लेके 30 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स अप टू 45 ईयर्स जैसे महिलाएं लगवा सकती हैं ये वैक्सीन, तो तब डोजेस 3 लगती हैं। तो खर्चा बहुत कम हो जाएगा, बहुत अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, बहुत अवेयरनेस बढ़ जाएगी। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का अगर हिस्सा हो गया तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ 9 साल की बेटी हो गई, अब इसे लग जाना चाहिए। अदरवाइज अवेयरनेस डेवलप करनी बड़ी मुश्किल होती है। जैसे कि आपको भी पता होगा कि इस बीमारी को इतना जानलेवा बता रहे हैं हर जगह, मतलब जैसे उनके मर्डर, जो भी उनके मरने की सूचना जो लोगों को मिली, उसके बाद से लड़कियां ये सोच रही हैं कि मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये कैंसर है, ये कैसे पता चल सकता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इस समय मैं पहले बताना चाहूँगी कि कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं जिनमें चांसेस होते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट वो होती हैं जिनको थोड़ा अर्ली ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, जैसे लेस देन 11 ईयर्स ऑफ एज में मेंस्ट्रुएशन अगर स्टार्ट हो, अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी या अर्ली मैरिज, मल्टीपल वजाइनल बर्थ्स, कि कई वजाइनल डिलीवरीज हुई हैं। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चीज़ें जैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, या फिर बाद में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ फॉर मोर देन 5 ईयर्स, ये सब एक पर्सन को एट रिस्क बना देते हैं टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। इसके अलावा अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके सिम्टम्स होते हैं कि एक एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, जैसे वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली होता है उससे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में होना, एक डिफरेंट कलर का होना या थोड़ा फाउल स्मेलिंग होना, अगर एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज हो, या फिर बाद में एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इन द सेंस कि पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, या पीरियड्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, या फिर बाद में संभोग के बाद या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना या उस समय पेन होना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बैक एक, वेट लॉस, ये थोड़ा सा लेटर स्टेजेस में होने लगते हैं कि यूरिनरी प्रॉब्लम शुरू होने लगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर ये सिम्टम्स किसी को हो रहे हैं, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, इन कंडीशंस में ज़रूर डॉक्टर से एग्जामिन कराया जाए, टेस्ट कराया जाए, क्योंकि इस कैंसर को अर्ली स्टेजेस में कैच करना बहुत आसान है। अच्छा, दूसरा ये कि मैम, जैसे आपने बताया कि जो भी कैंसर है ये सेक्सुअली दूसरों, तो लोग सेक्स के बारे में भी बहुत कुछ सोच रहे हैं कि नहीं, अब क्या ये सेक्स करने से ये बीमारी हो जाएगी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि इसके जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, इसके स्ट्रेन्स 200 से ज़्यादा हैं। इनमें से कुछ ही स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो कैंसर कॉजिंग हैं, और अबाउट 30 ऐसे हैं जो कैंसर कॉजिंग हैं। उसमें भी 2 प्रीडोमिनेंट हैं, जैसे 16 एंड 18। दूसरा ये है कि मोर देन 80% जो सेक्सुअली एक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उनमें ऑलरेडी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन हो चुका होता है या हो रहा होता है, एंड मोस्ट केसेस में अप टू 2 ईयर्स तक क्लियर ऑफ हो जाता है ये इन्फेक्शन अपने आप। विद इन 2 ईयर्स इन्फेक्शन अपने आप क्लियर ऑफ हो जाता है। बट जब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं या अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, इन कंडीशंस में क्या होता है कि एक तो एक्सपोजर बढ़ जाता है,
दूसरा ये है कि उन स्ट्रेन्स से एक्सपोजर बढ़ जाता है जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो इन चीज़ों में थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना बहुत ज़रूरी है, स्मोकिंग गिव अप करना बहुत ज़रूरी है, अल्कोहल गिव अप करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा-सा ये भी बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीनिंग कराई जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं वो 30 इयर्स ऑफ एज के बाद हर 3 साल में एक पैप स्मीयर ज़रूर कराएं। एक एचपीवी वायरल डीएनए टेस्ट होता है वो कराएं। तो हर 3 साल में अगर पैप स्मीयर कराया जाएगा तो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाएगा, एंड ये भी एक सेफ प्रैक्टिस रहेगी। मैम, आपने बताया कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो महिलाएं या जो स्मोकिंग करती है, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है ये? जी बिल्कुल, स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो स्टडीज़ में पाई गई है कि नॉन कार्सिनोजेनिक एजेंट है। इसके अलावा अल्कोहल भी है। ये दोनों नॉन कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं, प्लस ये ना थोड़ा-सा इम्यूनिटी रिड्यूस कर देते हैं। तो जो इम्यूनिटी रिड्यूस वाले सिचुएशंस होते हैं, कंडीशंस होते हैं, उसमें भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए स्मोकिंग, अल्कोहल ये भी कनेक्टेड है। प्लस अगर ऑलरेडी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो भी एचपीवी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसका कैंसर में डेवलप होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। एड्स ऑलरेडी है तो। दूसरा मैम, जैसे टीकाकरण की बात हो रही है, लड़कियों को टीकाकरण, तो आदमियों को भी अगर ये इफ़ेक्ट कर रहा है, मतलब जो लोग ऑलरेडी मतलब एक्सपोज़्ड हैं, उन लोगों को इस जो भी टीकाकरण है उससे क्या फ़ायदा होगा? टीकाकरण से ये फ़ायदा होगा कि जो वैक्सीन है वो प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है, बॉडी को पहले से ही इम्यूनाइज़ कर देती है, वो इन्फेक्शन होने से रोक देती है। तो जो एज ग्रुप है जिसको वैक्सीन लगवानी चाहिए कायदे से, वो है कि बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी। तो एज ग्रुप है लेडीज़ के अंदर, लड़कियों के अंदर 9 to 14 ईयर्स इज़ द आइडियल एज ग्रुप जिसमें वैक्सीन लग जानी चाहिए। बट अगर 14 ईयर्स पे नहीं लगी है और उसके बाद कभी भी लगती है, तो उस समय अगर सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो चुकी है तो एक पैप स्मीयर कराना चाहिए। एक पैप स्मीयर जो है एक टेस्ट होता है, सिंपल जैसे एक गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है उस टाइप का टेस्ट होता है। उसी में एक स्वैब सा लिया जाता है और उस टेस्ट के बदौलत देख के एंड फिर वैक्सीन दिलाई जा सकती है। और जेंट्स में भी 9 to 26 ईयर्स ऑफ एज के बॉयज़ और मेन लगवा सकते हैं वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा में एंड कुछ पार्ट्स ऑफ यूएसए में ऑलरेडी ये वैक्सीनेशन मेन में भी हो रहा है। बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंसिडेंस इन विमेन बहुत ज़्यादा है, इसलिए पहले विमेन को प्रायोरिटी रखी गई है इन द वैक्सीनेशन शेड्यूल। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ये नॉर्मल जो कैंसर होता है उसकी तरह ट्रीटमेंट होता है या इसका कोई अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है? इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कराई जाए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक इस टाइप की बीमारी है जो शुरू होती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से। वो इन्फेक्शन अगर कैंसर कॉजिंग वेरिएंट की वजह से हो रहा है, स्ट्रेन की वजह से हो रहा है, तो फिर वो इन्फेक्शन डेवलप करता है एक कंडीशन में जिसे कहते हैं सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया, जिसमें कैंसरस चेंजेस तो शुरू हुए हैं पर वो स्प्रेड नहीं हुए, एंड फिर उसके 10-15 साल के बाद के लेटेंट पीरियड के बाद फिर वो कैंसर में डेवलप होता है और फिर वो फैलने लगता है। तो हमारे पास 10 से 15 साल का पीरियड होता है जिसमें अगर इफेक्टिवली हम डायग्नोज कर लें तो उस समय इफेक्टिव ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो 100% हमें क्योर रेट मिल सकता है। अगर स्क्रीनिंग की बात है तो पैप स्मीयर हर उस फीमेल को कराना चाहिए जो सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी है। बट अगर एक नापदंड लिया जाए तो 30 इयर्स ऑफ एज के बाद हर 3 साल पे एक पैप स्मीयर कराना चाहिए। इसके अलावा स्क्रीनिंग के जो टेस्ट्स होते हैं, अगर हमें पैप स्मीयर एबनॉर्मल मिलता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स हमारे पास कॉल्पोस्कोपी होते हैं, बायोप्सी होती है। अगर बायोप्सी में कैंसर आता है तो फिर स्टेजिंग की जाती है एमआरआई और सीटी स्कैन से, और सर्जिकल स्टेजिंग की जाती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, इस तरह से 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो हिस्टेक्टमी होती है। बट जो सर्जरी एक सर्वाइकल कैंसर में करी जाती है, जो हिस्टेक्टमी सर्वाइकल कैंसर में की जाती है, वो और एक्सटेंडेड होती है ताकि कोई ऐसा टिश्यू ना रहे जिसमें थोड़ा सा भी कण उस कैंसरस सेल का हो। और स्टेज 2, 3, 4 के अंदर सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है और क्योर करने की कोशिश की जाती है। सबसे ज़्यादा मतलब कब ऐसा होता है कि ये अब मतलब नहीं कर सकते इसका ट्रीटमेंट, या ऐसा कोई स्टेज, सबसे ज़्यादा गंभीर स्टेज कौन सा होता है मैम? सबसे ज़्यादा गंभीर स्टेजेस तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे गंभीरता बढ़ती जाती है, सर्वाइवल रेट घटता जाता है। जहाँ स्टेज 1 में, जहाँ सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया में हमारे पास ये है कि 5 ईयर सर्वाइवल रेट हमारे पास 100% है।
वहीं स्टेज 1 जब हो जाता है सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया से, तो वही सर्वाइवल रेट घट के 85% हो जाता है। इस तरह से जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, स्प्रेड ऑफ कैंसर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा जो सर्वाइवल रेट है वो घटता जाता है। आज वर्ल्ड कैंसर डे है और जैसे कि सर्वाइकल कैंसर एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था, और इसके बारे में चर्चा के साथ साथ हमने भी डॉक्टर मीरा पाठक से इसके बारे में बात की। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके जितने भी सवाल होंगे इस दौरान, जो भी सवाल आपके होंगे उसके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। मैं ज्योति कार्की, ट्राई सिटी टुडे, नोएडा।